कल पूरे देश में कुछ जगहों पर हिंसा हुई। ये क्यों हुआ? भारत बंद का ऐलान किसने किया था? 10 जून को मुल्क भर में एहतजाज एक साथ किसने कराया था? वायरल वीडियोस में ये दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया, लेकिन ये हुआ कैसे? पथराव शुरू कैसे हुआ? भीड़ बेकाबू कैसे हुई? इन सारी वीडियोस को क्यों वायरल नहीं कराया जा रहा है? क्या जानबूझकर मुसलमानों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? कश्मीर की तरह अब पूरे भारत में मुसलमानों को पुलिस एहलकारों पर पत्थर फेंकते हुए दिखाए जाने की साजिश रची जा रही है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आज खबर दर खबर में। लेकिन पहले जान लेते हैं आज की ये 5 अहम न्यूज़। झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी की साबिक तर्जमान नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 की अब तक मौत हो चुकी है और मुतअद्दिद ज़ख्मी है। जुमा की नमाज के बाद मुसलमान एहतजाज कर रहे थे, तभी पुलिस ने फायरिंग की बौछार कर दी, जिससे 10 लोग ज़ख्मी हो गए। 14 लोगों को पुलिस की गोली लगी है। एक 16 साल के मुदस्सिर और 24 साल के साहिल की मौत हो चुकी है। बकिया शदीद ज़ख्मी है और इलाज अभी जारी है। दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद पर हुए एहतजाज से शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने खुद को अलहदा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता मुजाहिरीन कौन थे, पुलिस को चाहिए कि मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई करे। जुमा के रोज़ शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक बड़ा हुजूम जमा हो गया था, जिसमें शामिल लोगों ने प्ले कार्ड ले रखा था। मुजाहिरीन नारे लगाते हुए बीजेपी की साबिक तर्जमान नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। 10 जून को जुमा की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज हुआ, जिसमें कुछ जगहों पर हालात कशीदा हो गए थे और पथराव भी हुआ। अब यूपी पुलिस एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर रही है। अब तक यूपी में तकरीबन 300 मुस्लिम नौजवान को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सहारनपुर ज़िला की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें मुसलमानों को पुलिस कस्टडी में बेदर्दी से मारा जा रहा है। दूसरी तरफ कानपुर के कलीदी मुलजिम ज़फ़र हाशमी के करीबी इश्तियाक के घर पर बुलडोज़र चलाया गया है। मगरबी बंगाल में गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा के खिलाफ भी एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। हावड़ा के पांचला बाजार में पुलिस और मुजाहिरीन के ग्रुप के दरमियान ताज़ा झड़प हुई है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए हैं, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बंगाल में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी तशद्दुद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि गुज़िश्ता 2 दिनों से हावड़ा में पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं। इसके पीछे कुछ सियासी जमातें हैं और वो फसादात करवाना चाहती हैं, लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन सब के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का गुनाह मुल्क के अवाम क्यों भुगतें, ये ममता बनर्जी का कहना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके कहा है कि उलमा और दानिशवरान टीवी चैनलों के डिबेट और बहस में न जाएं। टीवी चैनलों पर इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाता है। जो लोग वहां जाते हैं वो इस्लाम का तारुफ कराने के बजाय मजाक का सबब बन जाते हैं। इसलिए बोर्ड का मशवरा है कि ये लोग ना जाएं। और अब बात करते हैं आज के असल मौजू की। 10 जून 2022 जुमा का दिन 1:40 के बाद अचानक टीवी चैनलों और मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर नशर होने लगी कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली की जामा मस्जिद में ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है। सोशल मीडिया पर आग की तरह यह खबर दुनिया भर में फैल गई। कुछ ही देर में मुल्क के अलग अलग हिस्सों से नमाज जुमा के बाद एहतजाज की खबरें आने लगी। सहारनपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, हाथरस, देवबंद, कोलकाता, औरंगाबाद, शोलापुर, रांची, कुलबर्गी जैसे अजला हैं, जहां की खबरें ट्विटर पर और टीवी चैनलों पर नशर होने लगी। कुछ देर के बाद उन अजला से तशद्दुद की भी खबरें आने लगी। इलाहाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद समेत कई अजला हैं जहां के बारे में बताया गया कि यहाँ वायलेंस हुआ है और पुलिस पर मुजाहिरीन ने पथराव किया है। इलाहाबाद की वीडियो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी, जहां
टोपी कुर्ता पहने 9 उम्र बच्चे पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए दिख रहे थे। कुछ गाड़ियों को नजर आतिश भी किया गया था। पुलिस भी पत्थर फेंकते हुए नजर आ रही थी। उसके फौरन बाद झारखंड की राजधानी रांची से खबर आने लगी कि जामे मस्जिद के बाहर नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमान एहतजाज कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने फायरिंग की बौछार कर दी। कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने पहले पथराव किया, हालात बेकाबू हो गए थे, इसलिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन खबर यह है कि पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, 14 लोगों को गोली लगी, जिसमें 2 की मौत हो चुकी है और अक्सर शदीद ज़ख्मी हैं। यूपी के अक्सर अजला में अब पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और 300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोगों पर FIR दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि जुमा की नमाज के बाद मुसलमानों ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल के खिलाफ एहतजाज किया, गिरफ्तारी का मुतालबा किया और फिर भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। पुलिस पर पथराव कर दिया। डिफेंस में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और रांची में पुलिस ने फायरिंग की बौछार ही कर दी। लेकिन ये बात समझ से बालातर है, नाकाबिल यकीन भी है और इसके पीछे की कहानी कुछ और नज़र आती है। कुछ सवालात भी है मेरे मन में जिनका जवाब जाने बगैर गुत्थी को सुलझाया नहीं जा सकता है। सोशल मीडिया पर भारत बंद का एक पोस्टर वायरल हो रहा था, जिस पर किसी भी तंजीम का नाम दर्ज नहीं था। किसी भी जिम्मेदार शख्स ने सोशल मीडिया पर इसको शेयर नहीं किया। मुसलमानों के दरमियान मुख्तलिफ हैसियत से मारूफ शख्सियात में से किसी ने इस पोस्टर को अपनी वॉल पर पोस्ट नहीं किया था। किसी ने भी अपने ट्विटर हैंडल या फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भारत बंद की अपील नहीं की थी। फिर भारत बंद का ये पोस्टर क्यों वायरल होता रहा? साइबर क्राइम, खुफिया एजेंसियां और पुलिस ने इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी? किन लोगों ने भारत बंद का पोस्टर वायरल किया? कौन लोग इसके पीछे थे? क्या सच में मुसलमान थे भारत बंद की अपील करने के पीछे, या फिर कुछ दूसरे अनासिर मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश अंजाम दे रहे थे? जांच क्यों नहीं हुई अब तक? मुल्क में कहीं भी मुसलमानों ने एहतजाज का पहले से कोई मंसूबा नहीं बनाया था। मुख्तलिफ शहरों और इलाक़ों की ज़िम्मेदार शख्सियात ने एहतजाज का कोई ऐलान नहीं किया था। एहतजाज करने के लिए पहले से कोई ऐलान नहीं किया गया था। किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई थी और न कोई तैयारी थी। फिर ये एहतजाज एक साथ इतने शहरों में अचानक कैसे हो गया? एक और सवाल, कल जुमा की नमाज से पहले मुख्तलिफ शहरों की जामा मस्जिद के पास पुलिस को तैनात कर दिया गया था। सुबह तकरीबन 11:30 बजे मैं खुद एक जगह से जामिया नगर लौट रहा था तो यहाँ देखा गैर मामूली तौर पर पुलिस एहलकार बटला हाउस चौक पर तैनात है। मैंने अपने एक साथी नसीम अख्तर से पूछा, नसीम आज पुलिस यहाँ क्यों है? तो उन्होंने बताया, सर आज जुमा है, हो सकता है इन लोगों को अंदाज़ा हो कि मुसलमान एहतजाज करेंगे, इसलिए पुलिस को तैनात कर दिया गया है। ख़बर मिली कि कई शहरों में पुलिस को तैनात किया गया था। मुसलमान मिली तंजीमें और सिविल सोसाइटी के लोग जब भी एहतजाज करते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पहले से उसका ऐलान करते हैं। मीडिया हाउसेस को कवरेज के लिए दावतनामा भेजते हैं, सहाफ़ियों और रिपोर्टर्स को बुलाते हैं। लेकिन जुमा को जो एहतजाज हुआ उसके ताल्लुक़ से सहाफ़ियों और मीडिया हाउसेस को किसी तरह का कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ था। एक और सवाल इसी से जुड़ा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान समेत मुल्क के अक्सर हिस्सों में अगर मुसलमानों का कोई प्रोग्राम होता है, दलितों का कोई इवेंट होता है, मिल्ली तंजीमों का कोई एहतजाज होता है तो उमूमन मिल्लत टाइम्स के दफ्तर से रब्ता करके कवरेज की दरख्वास्त करते हैं, किसी रिपोर्टर को भेजने की अपील करते हैं। लेकिन कल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जुमा के बाद एहतजाज हुआ और कहीं से मिल्लत टाइम्स के पास कोई दावत नहीं आई, किसी का मैसेज तक नहीं आया। ऐसा कैसे? एक और सवाल, दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर मुसलमानों ने एहतजाज किया और वहाँ एक भी डिजिटल मीडिया का कोई सहाफ़ी मौजूद नहीं था और न कोई यूट्यूबर था। मुसलमानों का जब भी कोई एहतजाज और प्रोग्राम होता है तो वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया और टीवी चैनल के सहाफ़ी नहीं पहुँचते हैं, लेकिन दिल्ली के सरकर्दा सहाफ़ी और यूट्यूबर ज़रूर मौजूद रहते हैं, जिसमें मिल्लत टाइम्स के रिपोर्टर के अलावा न्यूज़ मैक्स के भाई शकील अख्तर, फरहान यहया, साहिल नकवी, गज़ाला, ज़फ़र आफ़ाक, आकिल रज़ा जैसे सहाफ़ियों के नाम सर फहरिस्त थे। लेकिन जामा मस्जिद पर एहतजाज के दौरान इनमें से कोई वहाँ नहीं था और न किसी को एहतजाज की खबर थी। हाँ, टीवी चैनल और मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी और उनके कैमरे वहाँ ज़रूर मौजूद थे।
इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, एक दिन कबल 9 जून को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दिल्ली यूनिट ने जंतर मंतर पर एहतजाज करने का ऐलान किया था। मीडिया वालों को बुलाया था, लेकिन टीवी चैनल से कोई नहीं पहुंचा था। न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब चैनल के सहाफ़ी ही सिर्फ पहुंचे थे। कैसा महज इत्तेफाक है कि जिस एहतजाज का ऐलान किया जाता है वहां टीवी चैनलों के सहाफ़ी और कैमरामैन नहीं पहुंचते हैं, और जिस एहतजाज की कानों कान किसी को खबर नहीं थी वहां इतने सारे लोग मौजूद थे। एक और सवाल, सभी एहतजाज शहरों की मस्जिदों में हुए हैं और शहरों में उमूमन गलियों में पत्थर नहीं होते हैं, ईंट नहीं होती है, फिर नमाज के फ़ौरन बाद वहाँ पत्थर कहाँ से आ गए? ईंटें कैसे दस्तयाब हो गई? किसने पहुँचाया? यह भी जाँच का एक ज़रूरी हिस्सा है। एक और सवाल, नमाज जुमा के बाद मस्जिद से बाहर निकलते ही सबसे पहले नारा किसने लगाया? किसने गुस्ताख रसूल मुर्दाबाद कहा? किसने लोगों को एहतजाज करने पर उकसाया? किसने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया? ऐसे कितने लोग थे जिसने एहतजाज शुरू किया? सब कुछ पहले से उसकी शनाख्त और पहचान ज़रूरी है। सब कुछ से पहले इसकी शनाख्त और पहचान ज़रूरी है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, सभी जगहों की वही वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें यह देखा जा रहा है मुस्लिम नौजवान पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन पत्थर फेंकने से पहले क्या हुआ था? मुस्लिम नौजवानों ने क्यों पत्थर फेंका था? पत्थर फेंकने पर उन्हें क्यों मजबूर होना पड़ा था? उसकी कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही है। वायरल वीडियोस का एक सच ये भी है कि उसे दूसरी तरफ से शूट किया गया है। गौर से देखने के बाद पता चलता है कि कुछ लोग पहले से वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए शायद मुतय्यन कर दिए गए थे और उसे पता था कि ऐसा माहौल होगा। ये इत्तेफाक है कि झारखंड में वहाँ एक सहाफ़ी पूरे मामले को लाइव कर रहा था, जिसकी वजह से पुलिस के काले करतूत भी उसमें कैद हो गए हैं। और ये सवाल बजा तौर पर सही लगने लगा है कि क्या वहाँ जुमा के बाद जो कुछ हुआ उसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी, क्योंकि पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा जा रहा है। अगर ये वीडियो सामने नहीं आती तो पुलिस यकीनी तौर पर फायरिंग के दावा को झूठ करार दे देती। ऐसी एक वीडियो में देखा जा रहा है कि एक मासूम बच्चा तशद्दुद के दौरान फंस गया है। वो भागने के लिए रास्ता तलाश कर रहा है। पुलिस पहले उसको जाने के लिए कहती है, फिर उस पर लाठी चार्ज करती है, पत्थर से मारती है और उस पर गोली भी चलाती है, फायरिंग करती है। इलाहाबाद की भी एक वीडियो में पुलिस एहलकार को पत्थर चलाते हुए कैद कर लिया गया है, जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि गलती से सीन रिकॉर्ड हो गया होगा या फिर एनआईए के लिए इसको एडिट करना मुश्किल हो गया होगा। हर तशद्दुद में यही होता है कि सिर्फ उन वीडियोस को वायरल किया जाता है जिसमें मुसलमान पत्थर फेंकते हैं, जिससे मुसलमानों के मुजरिम होने का सबूत मिलता है, और दूसरी वीडियोस को छुपा दिया जाता है। अगर कोई उसे वायरल करता है तो पुलिस उसको भी छुपाने के लिए पूरी कोशिश करती है, जैसा कि कानपुर तशद्दुद मामला में हुआ है। टीवी चैनलों और मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया कि मुसलमान पत्थर फेंक रहे थे, दूसरी तरफ क्या हो रहा था उसे नहीं बताया जा रहा था। तब मैंने कानपुर तशद्दुद की 2 वीडियो ट्वीट किए जिसमें दूसरी तरफ के लोग मुसलमानों पर पत्थर फेंक रहे थे और उनके साथ पुलिस भी मौजूद थी। ये वीडियो पुलिस और इंतज़ामिया को बर्दाश्त नहीं हो सकी, क्योंकि झूठ का पर्दा फाश हो गया था और एक तरफा वन साइडेड मौक़िफ़ और नैरेटिव गलत साबित हो रहा था। लिहाजा कानपुर पुलिस ने मेरे खिलाफ ही FIR दर्ज कर लिया। ये इल्ज़ाम आयद करते हुए कि शम्स तबरेज़ कासिमी ने कानपुर मामला में जाली वीडियोज़ ट्वीट किया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को रीट्वीट किया उनमें से भी कुछ लोगों को केस में शामिल कर लिया गया। बहरहाल सवाल यह है कि पत्थर फेंकने से पहले क्या हुआ और माहौल कैसे ख़राब हुआ, उसको क्यों छुपाया जा रहा है। एक बात हम आपको बताते हैं कि तारीख़ में वक्त के चालाक हुक्मरानों के ऐसे दसियों वाक़यात मौजूद हैं जिन्होंने हालात का रुख बदलने और नैरेटिव चेंज करने के लिए साजिश को अंजाम दिया, और इस तरीक़े को इख्तियार किया साजिश को, जिसका आवाम को अंदाज़ा तक नहीं हो पाया कि कैसे हो गया। जैसे आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो रहा है। मुसलमान यही समझ नहीं पा रहे हैं कि एहतजाज कैसे हो गया, किसने शुरू किया, पत्थर कहाँ से आया, किसने पहले पत्थर फेंका, माहौल कैसे ख़राब हो गया, अचानक 10-15 मिनट में ये सब कैसे हो गया। और फिर दुनिया की निगाहों ने सिर्फ ये देखा मुसलमानों ने पुलिस पर पथराव किया है, मुसलमानों ने मस्जिदों में पत्थर इकट्ठा किया था। मुसलमान शरपसंद, जज्बाती और मुल्क दुश्मन होते हैं।
یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ مسلمانوں اور ملی تنظیموں نے جب بھی کوئی احتجاج کیا ہے، پروٹیسٹ کیا ہے تو پرامن رہا ہے، اس میں کوئی تشدد نہیں ہوا ہے، پولیس پر بھی پتھراؤ نہیں ہوا ہے۔ ہاں، پولیس نے احتجاج ختم کرنے کے لیے، پروٹیسٹ کو ختم کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے ہیں، فائرنگ کی ہے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے کبھی بھی پتھر نہیں پھینکا گیا، پولیس پر حملہ نہیں ہوا ہے۔ 100 دنوں سے زیادہ تک چلنے والے CAA اور NRC کے خلاف احتجاج میں بھی پورے ملک میں ایک جگہ بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس میں مسلمانوں نے پولیس پر پتھر پھینکا ہو، پتھراؤ کیا ہو۔ اس سے پہلے 3 طلاق کے خلاف ملک گیر احتجاج ہوا، اس میں بھی کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا تھا۔ موب لنچنگ کے خلاف ایک ساتھ 70 شہروں میں احتجاج ہوا، لیکن کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اہانت رسول کے خلاف بھی یہ کوئی پہلا احتجاج نہیں ہے، بلکہ اس موضوع پر اکثر پروٹیسٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے سوال اٹھانا ضروری ہے کہ 10 جون کو اچانک یہ سب کیسے ہو گیا۔ اگر تصویر کا ایک رخ یہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے کہ نپور شرما کے خلاف احتجاج کے دوران مسلمانوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، تو دوسرا رخ اوپر اٹھائے گئے سبھی سوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ شرپسند عناصر پہلے سے منصوبہ بندی کر کے، پلاننگ کر کے، ٹوپی، کرتا اور پیجامہ پہن کر مسجد میں آئے تھے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ان خفیہ شرپسند عناصر نے مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا، نپور شرما کے خلاف نعرہ لگا کر مسلمانوں کو اکسانے کا کام کیا، اور اس طرح مسلم نوجوان اس سازش کا شکار ہو کر احتجاج کرنے لگے۔ ان لوگوں نے پولیس پر پتھراؤ کا آغاز کیا اور یوں پولیس کو جوابی کارروائی کرنے کا جواز فراہم کیا۔ پھر وہ شرپسند عناصر فرار ہو گئے، معصوم مسلمان بچے سازش کا شکار ہو گئے۔ جس کو فائدہ پہنچنا تھا پہنچ گیا، جس کا نقصان ہونا تھا اس کا ہو رہا ہے۔ ملک میں کئی دانشوروں کے سوچنے کا اب نظریہ بدل گیا ہے، میڈیا کی زبان پہلے سے زیادہ زہریلی ہو گئی ہے، پولیس انتظامیہ آنکھ بند کر کے گرفتاری کر رہی ہے۔ صرف 2 کی گرفتاری کے لیے اب تک 300 سے زیادہ مسلمان گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن ان دونوں یعنی نپور شرما اور نوین جندال کی اب تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ مسلمانوں کے سامنے متعدد محاذ ہے۔ گیان واپی اور مسجدوں کو مندر میں تبدیل کرنے کا معاملہ سب سے اہم ہے۔ مسلمان اپنے حقوق اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خاتمہ کے لیے ابھی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ مسلم قیادت سڑکوں پر اترنے کے لیے غور و خوض کر رہی تھی۔ قائدین کے درمیان یہ معاملہ موضوع بحث تھا، سڑکوں پر اترنا صحیح رہے گا یا نہیں۔ اسی بیچ احتجاج کے نام پر پورے ملک میں مسلمانوں کو پتھر باز اور حملہ آور کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ گہری سازش ہے۔ گیان واپی، کامن سول کوڈ اور دوسرے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے اٹھنے والی تحریک کی کمر توڑنے کے لیے ابھی سے یہ سب کیا گیا ہے، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے، نفسیاتی طور پر خوف کا مسلمان شکار ہو جائیں اور مزاحمت کے تعلق سے وہ آئندہ سوچنا بھی بند کر دے، آئندہ کوئی احتجاج نہ کرے۔ ان رہنماؤں کے نظریہ کو فروغ ملے، تقویت ملے جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہر طرح کے مظالم کو برداشت کریں، مشکل اوقات میں بھی صبر کا مظاہرہ کریں، لیکن سڑکوں پر نہ اتریں، ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کریں، احتجاج اور پروٹیسٹ نہ کریں، اور یہ سب کرنا چھوڑ دیں تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں کل کے معاملے پر جو میرے ذہن میں تھے، اور اس لیے میں نے اس ویڈیو میں سوال کو اٹھایا ہے کہ کیا اچانک مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوا، اور پھر یہ دکھا دیا گیا کہ پہلے کشمیر میں مسلمان پولیس اور فوج پر پتھر پھینکتے تھے، اور اب کشمیر جیسی شکل، کشمیر جیسی شبیہ پورے ہندوستان کی بن گئی ہے، جہاں مسلمان پولیس اہلکاروں پر پتھر پھینک رہے ہیں، پولیس اہلکاروں کو مار رہے ہیں۔ یقینی طور پر یہ جو خبر چلائی گئی ہے یا مسلمانوں کو ایک طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے گہری سازش ہے، اور میرا ریسرچ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اور اب ایک اور اہم خبر، نپور شرما کے خلاف احتجاج اور پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے، ہندوستان سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں ہو رہا ہے۔ تازہ معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان کے پڑوسی ممالک میں بھی احتجاج ہوا ہے۔ ایک ویڈیو آپ مالدیپ کی دیکھ سکتے ہیں، جہاں مالدیپ کی راجدھانی مالے میں بڑے پیمانے پر بی جے پی کی فارمر اسپوک پرسن نپور شرما کے غلط بیان کو لے کر کے لوگوں نے احتجاج کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی احتجاج ہوا ہے، اور نیپال میں بھی یہاں کا جو سفارت خانہ ہے اس کے باہر مسلمانوں نے زبردست طریقے سے احتجاج کیا ہے۔ ساری ویڈیوز آپ اسکرین پر ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔
खबरदार खबर में आज इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले दिन। अपना ख्याल रखिए। आपसे रिक्वेस्ट है मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।